अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारा है दैट इज़ द न्यूट्रिशन डिसऑर्डर्स। न्यूट्रिशन डिसऑर्डर क्या होते हैं, इसमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, उन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। लेकिन टॉपिक की तरफ जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। Nutrition disorders कि diseases that occurs when a person does not take right amount of nutrients, कि वो बीमारियाँ जब एक इंसान को लग जाएंगी जब वो प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स को नहीं लेगा। न्यूट्रिएंट जो ग़िज़ाइयत होती हैं, जो डाइट में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब उनको प्रॉपरली नहीं लेगा तो उनको ये बीमारियाँ हो सकती हैं। तो कॉजेज ऑफ न्यूट्रिशन डिसऑर्डर्स क्या हैं कि इट इज़ कास्ड आइदर ड्यू टू द ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स और लेस इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, लाइक कि आप बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ले लेते हो या फिर बहुत कम न्यूट्रिएंट्स लेते हो। ओवर न्यूट्रिशन हो जाएगी या फिर मैल न्यूट्रिशन हो जाएगी, उसकी वजह से न्यूट्रिशन डिसऑर्डर्स होते हैं। इफ अ पर्सन ईट्स टू मच एंड डू नॉट टेक एक्सरसाइज, ही और शी बिकम फैट और ओबीस। एक बंदा जब वो बहुत ज़्यादा खाता पीता है, एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो ओबीस हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स हैं वो फैट्स की फॉर्म में जमा होते जाएंगे, और जब वो जमा हो जाएंगी तो उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी। वीक इन द सेंस कि वो लेज़ी हो जाएगा। ओवरऑल वो देखने में बड़ा हेल्दी होगा लेकिन वो लेज़ी होगा क्योंकि वो एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा और वो अपने प्रॉपरली डेली के टास्क प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाएगा। एंड ओबीस पर्सन इज एट द रिस्क ऑफ नंबर ऑफ सीरियस डिजीजेज। कि ओबीस जो पर्सन होता है, आपने अब इर्द भी देखा होगा कि जो ओबीस पर्सन होता है उसे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं, लाइक उसे डायबिटीज़ भी हो सकती है, वो हार्ट डिजीज़ भी होती है, एस्मा भी होता है एंड अर्थराइटिस भी हो जाता है। ये तो था ओवर न्यूट्रिशन की वजह से। मैल न्यूट्रिशन की वजह से बहुत सीरियस इफेक्ट्स होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बीमारियाँ कॉज करते हैं। डायबिटीज़, दिस इज़ बिकॉज ऑफ ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन में क्या था, ओबेसिटी, उसकी वजह से डायबिटीज़ भी हो सकता है। नाउ व्हाट कि a condition in which a body does not take enough insulin or the insulin it makes does not work properly। पहले तो इंसुलिन देख लेते हैं कि क्या है। इंसुलिन इज़ अ हार्मोन मेड बाय पेनक्रियास। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जिसे हमारी बॉडी का एक ग्लैंड है, पेनक्रियास ऑर्गन है, वो बनाता है। ये इंसुलिन का काम है ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल रखना। ग्लूकोज का जो लेवल होता है उसे वो नॉर्मल रखता है। इंसुलिन जो प्रॉपरली नहीं बनेगा बॉडी में, लाइक पेनक्रियास उसे प्रॉपर अमाउंट की ज़रूरत है वो नहीं बना रहा और ना ही वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, तब उसको पर्सन को डायबिटीज़ हो जाती है। अब डायबिटीज़ की वजह से उस बंदे की बॉडी में क्या होगा कि ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होता जाएगा। जब ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होता जाएगा तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती जाएंगी। अब इसकी वजह से उसको हार्ट डिजीज़ भी हो सकती हैं, इवन वो ब्लाइंड भी हो सकता है, लिम्ब एम्पुटेशन भी हो सकती है। लाइक एम्पुटेशन मीन्स कट कर देना। डॉक्टर्स जो हैं फिर ऐसे डायबिटिक पेशेंट के ऑर्गन्स को, उसके बॉडी पार्ट्स को भी कट कर देते हैं जब उसे बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ का इशू रहता है, क्योंकि उसके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा है जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। हार्ट डिजीज़, अब हार्ट डिजीज़ क्या है, इर्द गिर्द आपने देखा भी होगा कि काफ़ी लोगों के बारे में सुनने को आता है कि उन्हें हार्ट अटैक हो गया है, उन्हें दिल का प्रॉब्लम है। तो मेन वजह क्या है कि जो हार्ट को न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है इस आर्टरी दैट इज़ नोन एज द कोरोनरी आर्टरी। ये हार्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन, वी नो वेरी वेल कि इट सप्लाइज द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, राइट। बट इसे खुद भी तो जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है ना, तो वो न्यूट्रिएंट्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी ये सारे न्यूट्रिएंट्स उसको प्रोवाइड करती है। तो अब कोरोनरी आर्टरी तो इसे प्रोवाइड कर रही है, लेकिन अब क्या होता है कि जब कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, लाइक आपका सीवेज सिस्टम है, पाइप्स ब्लॉक हो जाते हैं, पानी आगे नहीं जाता, रुक जाता है। इसी तरह जब कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी तो हार्ट की तरफ जो ब्लड आएगा, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होगी, वो हार्ट को नहीं मिलेंगे तो हार्ट में कमी हो जाएगी। इसी तरह हार्ट को डिजीज़ हो जाएगा। किस वजह से वो ब्लॉकेज होता है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से, कि कोलेस्ट्रॉल जो फैटी सब्सटेंस है उसकी वजह से वो ब्लॉक हो जाएंगी और आर्टरी की वजह से, ब्लॉकेज की वजह से इंजाइना होगा। इंजाइना इज़ द हार्ट पेन,
कि वो जब हार्ट में पेन स्टार्ट हो जाता है, आपको जो पिक्चर में शो किया गया है कि इस पर्सन ने अपने लेफ्ट साइड को पकड़ा हुआ है। वाई? क्योंकि उसे हार्ट पेन हो रहा है, उसे इंजाइना हो रहा है। इंजाइना फिर देन विच इवेंचुअली लीड्स टू द हार्ट अटैक, जिसके जब हार्ट पेन बहुत ज़्यादा हो जाता है इन एंड हार्ट अटैक हो जाता है। इसीलिए आपको रेकमेंड किया जाता है कि आप लोग फैटी सब्सटेंसेस ना खाएं, फैटी फूड्स ना खाएं, जंक फूड्स को अवॉइड करिए। जब आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो आपको हार्ट डिजीज़ नहीं होगी और आपका हार्ट हेल्थी रहेगा। देन एज़मा। एज़मा आपने लोकली देखा होगा, एक काफ़ी लोगों को कि सांस की प्रॉब्लम है, जिसे उर्दू में दमा भी कहते हैं। अब ये वो कंडीशन है जिसमें ट्यूब्स दैट कैरी एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स इज अफेक्टेड। लाइक आपका जो पूरा रिस्पायरेटरी ट्रैक है, सांस की नाली जिसे कहते हैं, वो बिल्कुल इफेक्ट हो जाती है। क्यों इफेक्ट होती है? क्योंकि उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब वो ख़राब हो जाएगी। अब ख़राब होना मतलब उसमें सूजन हो जाएगी, इतनी सेंसिटिव हो जाएगी कि पोलन होते हैं, डस्ट होते हैं, पेट्स के हेयर्स होते हैं। अब जब वो उसके अंदर जाएंगे तो क्या करेंगे, वहाँ पे इरिटेशन होगी और उस पर्सन को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। क्योंकि ये जो ट्यूब्स होती हैं इनके ऊपर एक लाइनिंग होती है, वो लाइनिंग इन्हें एक तरह से प्रोटेक्शन का काम भी देती है। जब वो लाइनिंग काम करना छोड़ देती हैं, वो ख़राब हो जाती हैं, तो उस पर्सन को एज़मा हो जाता है। कि द ट्यूब्स बिकम नैरोअर एंड ब्रीथिंग बिकम वेरी डिफ़िकल्ट। ये जो ट्यूब्स होती हैं वो नैरो हो जाती हैं। क्यों नैरो हो जाएंगी? कि जो लाइनिंग होगी वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, सूजन आ जाती है। जब कोई चीज़ सूज जाती है वो ज़्यादा जगह पकड़ती है। अब ट्यूब के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई है, रास्ता तंग हो गया है, तो अब रास्ता तंग हो गया, अब जितनी एयर की अमाउंट की रिक्वायरमेंट थी पास होने के लिए उतनी एयर अब उसे नहीं मिल रही। अब उतनी एयर नहीं जाएगी तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन की कमी होगी। वो पर्सन बहुत तेज़ी से सांस लेने की कोशिश करेगा और ज़्यादा तेज़ी से सांस लेने की वजह से उसकी लाइनिंग को भी प्रॉब्लम होगी। ऐसे लोगों को डॉक्टर इन्हेलर प्रिस्क्राइब करते हैं। इन्हेलर का काम क्या होता है? इन्हेलर में केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स जाके उस लाइनिंग को जो कि इन्फ्लेम हो गई होती है, जो सेंसिटिव हो गई होती है, उसको आराम पहुंचाती है, ताकि उसकी जो इन्फ्लेमेशन है वो थोड़ी सी कम हो जाए। जब उसकी इन्फ्लेमेशन थोड़ी सी कम हो जाती है तो उस पर्सन को सांस लेने में आसानी हो जाती है। नेक्स्ट वन इज द अर्थराइटिस। अर्थराइटिस जिसे जोड़ों की बीमारी भी कहते हैं, कि इज़ अ कंडीशन इन विच द लाइनिंग ऑफ द जॉइंट्स बिकम इन्फ्लेम। ये वो कंडीशन है जिसमें जोड़ों की जो लाइनिंग होती है, उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उसमें सूजन हो जाती है। उस लाइनिंग का फंक्शन क्या होता है? जॉइंट्स को फ्रिक्शन से बचाना। अब फ्रिक्शन कैसे होगी? जब आप चलते हो तो आपके जॉइंट्स मूव करते हैं, वो दूसरे के साथ रगड़ खाते हैं, तो उस रगड़ से उसको बचाने के लिए अल्लाह ताला ने उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग रखी हुई है और वो लाइनिंग उसको बचाती है। अब जब वो लाइनिंग ख़त्म हो जाती है किसी भी वजह से, बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, आइदर बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव वेट, बिकॉज ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, किसी भी वजह से जब वो लाइनिंग ख़त्म हो जाती है तो क्या होता है कि जो जॉइंट्स होते हैं उनमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन होता है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे घरों में एजड पीपल जो होते हैं, एजड पीपल्स होते हैं, दादा दादी नानी नाना, ये सब, उन्हें जोड़ों की बीमारियां होती हैं, उनके जोड़ में पेन बहुत होता है। तो क्यों होता है? कि वो खैर उनका वो तो एज, विद द पैसेज ऑफ टाइम एज हो गई है, तो उनकी लाइनिंग आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है, तो भी उन्हें पेन हो रहा है। लेकिन जब एक्सेसिव वेट होता है, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जॉइंट्स के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो उसकी वो लाइनिंग जो है वो इन्फ्लेम हो जाती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, तब भी उसमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जॉइंट्स जो है वो बहुत पेनफुल हो जाते हैं और स्टिफ हो जाते हैं। इवन मूवमेंट करने में भी बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। जब मूवमेंट करने में पेन फील हो रहा है तो ऑब्वियसली वो पर्सन अपनी जगह से नहीं हिल सकता। ऐसे पेशेंट्स को डॉक्टर्स पेन मेडिसिन देती हैं जो पेन को रिलीज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है पेशेंट्स को फिर नहीं भी देते, क्योंकि उनको किडनी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, कि ज़्यादातर पेन किलर किडनीज को अफेक्ट करते हैं। इसीलिए अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए ताकि आपका वेट नॉर्मल रहे और आपके जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर ना पड़े, ताकि आपके जॉइंट्स ख़राब ना हो, क्योंकि जॉइंट्स ख़राब हो जाएंगे फिर आपको मूवमेंट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। द नेक्स्ट वन इज़ द विटामिन्स एंड द मिनरल डेफिशिएंसी, कि सिर्फ एक्सेसिव खाने की वजह से नहीं बल्कि कुछ डेफिशिएंसीज की वजह से भी बीमारियां हो सकती हैं, लाइक स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया। इन सबको देख लेते हैं कि स्कर्वी, रिकेट्स और एनीमिया क्या है।
स्कर्वी को देखते हैं कि स्कर्वी एक डिसीज़ है, एक कंडीशन है जो कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। अब स्कर्वी में क्या होता है कि जो आपकी गम्स होते हैं, जबड़े होते हैं, उनमें से ब्लीडिंग होती रहती है, टीथ्स लूज़ हो जाते हैं। क्यों लूज़ होते हैं कि गम्स जो हैं वो टीथ्स को छोड़ देते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं, मसल्स वीक हो जाते हैं और इतनी एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है कि उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। आप जो डेली मॉर्निंग में ब्रश करते हो, आपको ब्लीडिंग होती है, मतलब ब्रश के साथ वो जब आप थूकते हो, स्पिट करते हो, ब्लड पार्टिकल्स, ब्लड नज़र आते हैं, स्पॉट्स नज़र आते हैं, तो वो स्कर्वी की डिजीज़ नहीं है, इट इज़ नॉर्मल। लेकिन स्कर्वी में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, गम्स बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाते हैं, उसमें से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है, उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। अब होती क्यों है? विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से। विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से और भी स्किन भी ख़राब हो जाती है, हेयर भी ख़राब होते हैं, स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, रफनेस हो जाती है। लेकिन स्कर्वी इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। अब विटामिन सी हमें मिलता कहाँ से है? लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं, जैसे स्पिनच हो गया, देन सिट्रस फ्रूट लाइक ऑरेंजेस, लेमन्स होते हैं, इन सब से मिलता है। जब इन फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को हम खाएंगे तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी जितनी ज़्यादा है वो कम हो जाएगी। एंड देन जब बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है उस केस में डॉक्टर्स आपको सप्लीमेंट्स भी देते हैं, विटामिन सी की टैबलेट्स भी देते हैं। आप वो भी लें, वो भी आपके लिए अच्छे हैं। लेकिन नेचुरल चीज़ें खाना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, इसीलिए लीफी वेजिटेबल्स और सिट्रस फ्रूट को लिया करें ताकि आपके विटामिन सी की डेफिशिएंसी ख़त्म हो। द नेक्स्ट वन इज़ द रिकेट्स। तो रिकेट क्या है? इट इज़ अ कंडीशन विच रिजल्ट फ्रॉम द लैक ऑफ विटामिन डी और कैल्शियम इन द डाइट। अब रिकेट में क्या होता है? रिकेट वो कंडीशन है, मोस्टली ये होती बच्चों में है। अब कैसे, क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है? विटामिन डी या कैल्शियम की कमी की वजह से। आपने ये सुना होगा कि धूप में बैठने से हमारी स्किन विटामिन डी बनाती है। यस, इट इज़ मेकिंग, बट उस विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। जब आप मिल्क का इंटेक करोगे, मिल्क में कैल्शियम प्रेजेंट होता है। अब मिल्क और विटामिन जो कैल्शियम है और विटामिन डी है, ये मिल के एब्जॉर्ब हो जाएंगे और हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। जब दोनों में से किसी एक की कमी होगी तो हमारे जो बोन्स होंगे वो वीक हो जाएंगे। अब इसमें होता क्या है कि जो बोन्स होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं और वो बेंट हो जाती हैं, ट्विस्ट हो जाती हैं। मोस्टली ये बच्चों में ज़्यादा होती हैं क्योंकि स्टार्टिंग की जो उनकी ग्रोथ की एज होती है उस टाइम में कैल्शियम ना मिले और विटामिन डी ना मिले तो उनकी बोन स्ट्रॉन्ग नहीं होती और उनकी बोन्स जो है वो बेंट हो जाती हैं। इसी तरह विटामिन डी एंड कैल्शियम हमारी टीथ की हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कैल्शियम लेंगे, आपकी डाइट में कैल्शियम प्रेजेंट होगा तो आपकी टीथ भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। देन विटामिन डी जो है हमें मिलता कहाँ से है? एक तो हमारी स्किन विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट उसे मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन फूड में भी तो मिलता है। तो फ़िश ऑयल जो है, फ़िश ऑयल से हमें विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स मिलता है, इसलिए अगर हम फिशेस खाएंगे या फिर उनके कैप्सूल मिलते हैं विटामिन डी ऑयल के जो फिश के ऑयल से बनाए जाते हैं तो विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है। और कैल्शियम के लिए तो ऐसे फ्रूट्स खाएं जिनमें कैल्शियम प्रेजेंट है और मिल्क लें ताकि आपकी कैल्शियम की कमी पूरी। नेक्स्ट वन इज एनीमिया। फर्स्ट टू स्कर्वी और रिकेट्स जो थी दैट वाज बिकॉज ऑफ द विटामिन डेफिशिएंसी। कि विटामिन हमारे पास है ना, उनकी कमी भी हो जाती है। तो अब है नया सेकेंड वन, मिनरल की वजह से। कि मिनरल्स की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती हैं। द डिजीज विच इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ अ मिनरल, स्पेसिफिक मिनरल जो आयरन है, उसे एनीमिया कहते हैं। कि इन दिस कंडीशन बॉडी लैक्स इनफ हेल्थी रेड ब्लड सेल। आपको पता है ना कि हमारा ब्लड है, इट इज़ रेड इन कलर बिकॉज ऑफ द रेड ब्लड सेल, जिसका कलर रेड होता है। तो जब रेड ब्लड सेल बॉडी में कम हो जाएंगे तो इस कंडीशन को कहेंगे अनीमिया। ये भी कोई अच्छी बात नहीं है, इट इज़ ऑल्सो आ सीरियस डिसऑर्डर। अब क्यों कॉज होती है? दिस इज कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ आयरन इन ब्लड। अब आयरन की कमी हो जाती है तो खून की कमी होगी। आपने उसको सुनने में आया होगा कि आयरन लें नहीं तो खून कम हो जाता है, आयरन ज़्यादा लेंगे तो खून अच्छा बनेगा। ऐसे वेजिटेबल्स खाएं, लाइक पालक खाएं तो खून बनता है। तो क्यों बनता है? क्योंकि उसमें आयरन है। आयरन इज वेरी हेल्पफुल इन मेकिंग ब्लड, कि वो ब्लड को बनाने में बहुत ज़्यादा काम आता है। अब आयरन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब आयरन खुद क्या करता है? हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड का, रेड ब्लड सेल्स का एक कंपोनेंट है, उसका एक पार्ट है जो कि ब्लड को रेड कलर देता है।
तो ये आयरन मिल के क्या करता है, हीमोग्लोबिन को बनाता है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे ब्लड को रेड कलर देता है। हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, उसका मेन फंक्शन कलर देना नहीं है ब्लड को, उसका मेन फंक्शन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है। आप तो सांस ले रहे हो, ब्रीथिंग कर रहे हो, जो ऑक्सीजन अंदर जाती है उसको बॉडी के हर सेल तक पहुंचाने का काम किसका है, हीमोग्लोबिन का है। हीमोग्लोबिन बॉडी उस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है और उसको बॉडी के हर पार्ट तक पहुंच जाता है। अनीमिक पर्सन जो होते हैं दे लुक पेल, वो बहुत पीले पीले नजर आते हैं, आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा, एंड फील वीक एंड टायर्ड, और वो बहुत ज़्यादा वीक फील करते हैं और बहुत उनकी बॉडी में थकावट होती है, वो काम नहीं कर पा रहे होते, एनर्जी उनमें कम होती है। क्यों? क्योंकि उनमें रेड ब्लड सेल्स की कमी है। आयरन डेफिशिएंसी कैन बी ओवरकम बाय टेकिंग वेजिटेबल्स एंड रेड मीट, स्पेशली लिवर। अब इसकी डेफिशिएंसी को कैसे कम किया जा सकता है, वेजिटेबल्स लेने से। आपको मैंने स्पिनच की एग्जांपल दी कि स्पिनच हैव अ गुड क्वांटिटी ऑफ आयरन, तो वो भी लेने से आपकी जो आयरन डेफिशिएंसी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। देन मीट में भी आयरन प्रेजेंट होता है, स्पेशली लिवर में भी आयरन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। जब आप उसको प्रॉपरली कुक करेंगे, खाएंगे, देन आपकी आयरन की डेफिशिएंसी कम होगी। अभी तक हमने देखा कि डेफिशिएंसी आइदर विटामिन्स और मिनरल्स की कमी की वजह से हो रही थी या ओबेसिटी की वजह से हो रही थी। तो अब प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स कॉज हो रही हैं वो देख लेते हैं। अब प्रोटीन की वजह से डेफिशिएंसी जो कॉज हो रही है उससे वो बहुत सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम होती है, उसको एक कहते हैं कौशिकौर। अब कौशिकौर किस वजह से कॉज होती है कि दो वजूहत हो सकती हैं। जो छोटा बच्चा होता है एट द स्टार्ट टाइम उसे मदर का प्रॉपर मिल्क ना मिले, उसे प्रोटीन की कमी हो जाएगी, या फिर उसे बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की डाइट दे दी जाए स्टार्ट में। जब वो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेता है स्टार्ट में, अब क्या होगा, तब भी उसकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट उस टाइम पे उसकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम काज हो जाएगी। अब होता क्या है कि इसमें उस बच्चे की जो बेली होती है, जो उसकी टमी होती है, वो स्वेल हो जाती है और बाकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। ऐसा जो बच्चा होता है वो मेंटली और फिज़िकली डेवलप नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उसकी बॉडी में डेफिशिएंसीज़ हैं, प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन मसल्स बनाने में काम कर रहा है, प्रोटीन उसके सेल्स को प्रॉपर काम फंक्शन करने में हेल्प कर रहा है। अब जब प्रोटीन की कमी है, वो फिज़िकली भी एक्टिव नहीं होगा, वो फिज़िकली डेवलप नहीं होगा और मेंटली भी डेवलप नहीं होगा। जो कौशिकौर होता है उन एरियाज़ में मोस्टली होती हैं जहाँ पे फैमिन होता है, जहाँ पे कहत साली होती है, जहाँ पे फूड की कमी होती है, उन एरिया में कौशिकौर बहुत ज़्यादा हो जाता है। So this is all about today's topic. Hope you have understood.